सदन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर और महादेव पर दी जानकारी, कहा पीएम मोदी के निर्देश पर चलाया अभियान। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि, सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी दूरदर्शिता ने भारत को दी नई दिशा। सीएम रेखा गुप्ता ने दी नागपंचमी की बधाई, कहा ये पर्व समृद्धि सौभाग्य का करे संचार, प्रकृति के साथ मानव के गहरे जुड़ाव का है प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और चिंतक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी दूरदर्शिता, शिक्षा के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी। विद्यासागर जी ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से ही संभव है। उनके विचार आज भी हम सभी को बेहतर समाज निर्माण हेतु प्रेरित करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया। जहां एक तरफ पूरे देश में नागपंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नागपंचमी के पर्व पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करे। और सीएम ने कहा कि नागपंचमी हमारी समृद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व प्रकृति के साथ मानव के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। आज दिल्ली सचिवालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। उधर थाना पंजाबी बाग इलाके के पश्चिमपुरी बाबा रामदेव मार्ग रोड पर हुई गोलीबारी की एक गंभीर घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। मृतक और आरोपी के बीच बिहार के मधुबनी जिले की एक प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक इस मुद्दे पर जो बातचीत के लिए मधुबनी से दिल्ली आया था, विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी की नौबत आ गई, जिसमें उसकी जान चली गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। तो एक व्यक्ति की गोलीबारी में जो है जान चली गई है। सीसीटीवी कैमरे की जो है ये हमला पूरी तरीके से कैद हो गया। एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई। उधर जूनियर दिवाज ऑफ इंडिया सीजन 2 ग्रैंड फिनाले भव्य और आकर्षक अंदाज में संपन्न हुआ। A2B प्रोडक्शंस और HDS फिल्म्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन में देश भर से चयनित प्रतिभाशाली बच्चों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम में बच्चों ने रैंप वॉक, डांस, सिंगिंग और टैलेंट शो के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। आयोजकों ने बताया कि ये मंच बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके छिपे हुए टैलेंट को निखारने का एक प्रभावी प्लेटफॉर्म है। आयोजन के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और गिफ्ट हैम्पर्स दिए सम्मानित किया गया और इवेंट को सफल बनाने में माई लिटिल टेल्स और एक स्तर स्पॉटहेड और मिस मैस के लिए सहयोगी ब्रांड्स की अहम भूमिका रही, जिन्होंने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। वी आर वेरी एक्साइटेड कि इवेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल गया है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी एक्साइटेड और आगे भी हमसे पेरेंट्स जुड़े रहें, बस यही उम्मीद। और हम बहुत खुश है कि हमारे बच्चों ने जैसा हम चाहा था वैसे उन्हें परफॉर्म किया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया सारे बच्चों ने। विनर्स तो देखिए एक ही होता है, बाकी हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। एंड इट्स टू टफ। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था और आज का मजा आया। हमारी जूरीज को भी बहुत डिफिकल्टी हुई है। My name is Radha Pandey and hello everyone, and today I participated in Junior Divas Season 2 and I became the winner for that.
Thank you so much, all of you. मैं खराब हुआ था और नहीं आ पाया हूँ और यहाँ पे मैंने टीका डाला था, टीका लाया था और जब यहाँ पे वही था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर जानकारी देते हुए कहा कि पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों को निर्दोष तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या के जवाब में प्रधानमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आज पहलगांव में निर्दोष यात्रियों की नृशंस हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो की गई और उसके जवाब में देश के प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सेना को परमिशन दी और हमारे वीर जवानों ने सटीकता बहादुरी के साथ पाक स्थित आतंकवादी अड्डों को चूर चूर करने का काम किया। वो घटना पर जो बहस हो रही है इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहलगांव में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए, गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना, आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर था पहलगांव हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए।
अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो, हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई, सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकांग क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां भेजा गया, और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले 3 आतंकी मौत के घाट उतार दिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं, तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है, तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ा रही है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे।
और लंबा लिस्ट है। जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। आजादी के पहले, और इतिहास गवाह, एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी। हम डिफेंस के इक्विपमेंट में आगे थे। लेकिन आजादी के बाद जो एक मजबूत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा दायरा था, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम था, उसको सोच समझ करके तबाह कर दिया गया, उसको दुर्बल किया गया। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। अगर इसी नीति पर हम चलते तो भारत इस 21वीं सदी में ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोच भी नहीं सकता। यह हालत करके रखा हुआ था उन्होंने। भारत को सोचना पड़ता कि अगर कोई एक्शन लेना है तो शस्त्र कहां से मिलेंगे, साधन कहां से मिलेगा, बारूद कहां से मिलेगा, समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीच बचाव में रुक तो नहीं जाएगा, ये टेंशन पालना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते एक दशक में मेक इन इंडिया हथियार सेना को मिले, उन्होंने इस ऑपरेशन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक पहले भारत के लोगों ने संकल्प लिया, हमारा देश सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने। रक्षा, सुरक्षा, हर क्षेत्र में बदलाव के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स किए गए और देश में सेना में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो आजादी के बाद पहली बार हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, ये विचार कोई नया नहीं था, दुनिया में प्रयोग भी चलते हैं, भारत में निर्णय नहीं होते थे। हमने, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, हमने किया और बहुत ही, मैं हमारी तीनों सेनाओं का अभिनंदन करता हूं। इस व्यवस्था को उन्होंने दिल से सहयोग किया है, दिल से स्वीकार किया है। सबसे बड़ी ताकत ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की। इस समय नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस ने हमारी ताकत को अनेक गुना बढ़ा दिया और उसका परिणाम भी हमें नजर में आया है, ये हमने करके दिखाया। सरकार के जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां थी, उसमें हमने रिफॉर्म किए। शुरुआत में वहां पर आग लगाना, आंदोलन करवाना, हड़तालें करवाने के खेल चल रहे थे, अभी भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन देश हित को सर्वोपरि मान करके उन डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे जो लोग थे सरकारी व्यवस्था में, उन्होंने इसको मन से लिया, रिफॉर्म को स्वीकार किया और वो भी आज बहुत प्रोडक्टिव बन गए। इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खोल दिए हैं और आज भारत का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। आज स्टार्टअप्स
डिफेंस के क्षेत्र में हमारे 27-30 साल के नौजवान, टियर 2, टियर 3 सिटी के नौजवान, कई कुछ जगह तो बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही है। डिफेंस के सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में आज स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ड्रोन्स, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ड्रोन्स की जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, शायद एवरेज 30-35 की उम्र होगी जो लोग कर रहे हैं, वो सारे लोग, और सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं। और उसका ताकत, क्योंकि इनका भी योगदान था इसमें, जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्शन किए हैं, और वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। मैं उन सबके प्रयासों को बहुत साधुवाद करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, आगे बढ़िए, अब देश रुकने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था। हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब करीब 250% वृद्धि हुई है, 250% वृद्धि हुई है। 11 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 30 गुना से ज्यादा। डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के करीब 100 देशों तक हम पहुंचे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर ने डिफेंस का जो मार्केट है उसमें भारत का झंडा गाड़ दिया है। भारत के हथियारों की डिमांड आज बढ़ती चली जा रही है, मांग बढ़ रही है। ये भारत में उद्योगों को भी बल देगी, एमएसएमई को बल देगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, और हमारे नौजवान अपनी बनाई चीजों से दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे। ये आज दिख रहा है, मैं देख रहा हूं। डिफेंस के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं, मैं हैरान हूं। कुछ लोगों को आज भी तकलीफ हो रही है, जैसे उनका खजाना लूट गया। ये कौन सी मानसिकता है? देश को ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना ये आज की शस्त्रों की स्पर्धा में के काल में विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। हम समृद्धि, शांति चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी न भूले कि समृद्धि का और शांति का रास्ता शक्ति से ही गुजरता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, राजेंद्र चोला, महाराणा प्रताप, लसित बोरफुकन और महाराजा सुहेलदेव का देश है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम विकास और शांति के लिए
सामरिक सामर्थ्य पर भी फोकस करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पास नेशनल सिक्योरिटी का विजन पहले था और आज तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।